आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जिसने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ। ये कहानी है उन कानूनी और सामाजिक सुधारों की जिन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 19वीं सदी की अंधेरी कुरीतियों से निकालकर 20वीं सदी के उन संगठनों तक ले जाते हैं जहां महिलाएं खुद अपने हक की लड़ाई की अगुवाई कर रही थीं। सही बात है। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ कानूनों और तारीखों की एक लिस्ट दोहराना नहीं है। नहीं, हम उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, उस चेतना के विकास को देखेंगे। ये कहानी इस बात की है कि कैसे समाज के भीतर से बदलाव की एक चिंगारी उठी। हाँ, अंदर से। और कैसे महिलाएं सिर्फ सुधारों की लाभार्थी होने से आगे बढ़कर बदलाव की वास्तुकार बनी। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये प्रगति कितनी मुश्किलों और जद्दोजहद के बाद हासिल हुई। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ। अक्सर ये उन प्रथाओं से शुरू होती है जिनके बारे में सोचना भी आज हमें डरा देता है। हाँ। और सबसे पहले नाम आता है सती प्रथा का। 1820 के दशक में राजा राममोहन रॉय जैसे भारतीय सुधारकों ने इसके खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ा। और ये बात बहुत जरूरी है, उनके दबाव के कारण ही 1829 में बंगाल कोर्ट का रेगुलेशन 17 आया, जिसने सती प्रथा को अवैध और हत्या के बराबर का जुर्म घोषित कर दिया। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक औपनिवेशिक हुक्म नहीं था जो ऊपर से थोप दिया गया हो। नहीं। इसकी जड़ें भारतीय समाज के भीतर से उठी आवाज में थीं। ये समाज के अंदर से आए बदलाव की एक शक्तिशाली मिसाल है। और एक बार ये बंगाल में लागू हुआ तो फिर अगले ही साल 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक बढ़ा दिया गया। हाँ। लेकिन सती प्रथा अकेली ऐसी भयावह सच्चाई नहीं थी। हाँ। एक और प्रथा थी, कन्या शिशु हत्या की। हाँ, खासकर उच्च वर्ग के बंगालियों और राजपूतों में, जहां बेटियों को आप कह सकते हैं एक आर्थिक बोझ समझा जाता था। और इसके खिलाफ कानून भी काफी पहले 1795 और 1804 में ही आ गए थे जिन्होंने इसे हत्या माना। हाँ, लेकिन इन कानूनों का असर शायद उतना नहीं हुआ क्योंकि ये प्रथा छिपकर चलती रही। इसीलिए 1870 में एक और कदम उठाना पड़ा। क्या था वो? एक नया एक्ट आया जिसने सभी बच्चों का जन्म पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया। कुछ इलाकों में तो बच्चियों का कुछ सालों तक वेरिफिकेशन भी किया जाता था ताकि ये सुनिश्चित हो कि वो जिंदा है। वाह! अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें, सती का अंत और शिशु हत्या पर रोक, तो ये असल में एक बहुत ही बुनियादी अधिकार की स्थापना थी। कौन सा अधिकार? महिलाओं के जीवन का अधिकार। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा, संपत्ति या वोट जैसे अधिकारों की बात तो बहुत बाद में आएगी। पहले तो उनका जिंदा रहना सुनिश्चित करना था। आगे के सभी सुधारों की इमारत खड़ी होनी थी। अच्छा। एक बार जब जीवन के इस सबसे बुनियादी अधिकार को स्थापित कर दिया गया, तो समाज सुधारकों ने महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। और इसकी शुरुआत हुई विवाह की संस्था से। और जब भी विवाह सुधारों की बात होती है, एक नाम सबसे पहले आता है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ। खासकर विधवा पुनर्विवाह के मामले में उनका योगदान तो अविश्वसनीय है। उन्हीं की अथक मेहनत का नतीजा था 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और विद्यासागर की जो रणनीति थी वो कमाल की थी। देखिए, उस दौर में सुधारकों पर अक्सर ये आरोप लगता था कि वो पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमेशा होता है। विद्यासागर ने इस तर्क को ही खत्म कर दिया। उन्होंने पश्चिमी तर्कों का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उन्हीं प्राचीन वैदिक ग्रंथों को खंगाला जिनका हवाला रूढ़िवादी देते थे। अच्छा। और साबित कर दिया कि विधवा पुनर्विवाह की जड़ें हिंदू परंपरा में ही है। ये एक तरह से यूं समझिए कि परंपरा का इस्तेमाल परंपरा को ही चुनौती देने के लिए था। इसने तो उनके विरोधियों को निहत्था कर दिया होगा। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक कानून पारित करवाने से कहीं ज्यादा था। ये एक वैचारिक लड़ाई थी जो उन्होंने जीती। हाँ। और वो अकेले नहीं थे। महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी जैसे लोग थे। गुजरात में करसुनदास मुलजी सत्यप्रकाश पत्रिका के जरिए आवाज उठा रहे थे। और मद्रास में वीरसिलिंगम पंतुलु भी इसी दिशा में काम कर रहे थे। सही। ये दिखाता है कि ये एक अखिल भारतीय आंदोलन था जो अलग अलग इलाकों में अपने अपने नायकों के साथ पनप रहा था। ये किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। एक साझा चेतना जाग रही थी। बिल्कुल। और फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि खुद मिसाल बनकर खड़े हो गए। जैसे पश्चिमी भारत में प्रोफेसर D.K. कर्वे।
हाँ, उनका उदाहरण तो बहुत प्रेरक है। उन्होंने न केवल विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बल्कि 1893 में खुद एक विधवा से विवाह करके समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। जरा सोचिए, उस समय ऐसा करना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। कर्वे खुद एक सम्मानित प्रोफेसर थे। जब उन्होंने एक विधवा से विवाह किया तो उन्होंने न केवल एक नियम तोड़ा, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक जोखिम उठाया। हाँ, कई रूढ़िवादी भड़क गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन इसने अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित भी किया होगा। और फिर उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम भी खोला, जहां उच्च जाति की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता था। तो ये सिर्फ दया नहीं थी, ये सशक्तिकरण था। सही कहा। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कार्य नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक बयान था। और शायद इसी तरह के साहसिक कदमों ने बाल विवाह जैसी दूसरी प्रथाओं पर भी बहस को तेज किया होगा। हाँ, इसने निश्चित रूप से मदद की। एक बार जब विधवा पुनर्विवाह जैसी वर्जना टूटने लगी, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि और कौन सी प्रथाएं हैं जिन्हें हमें चुनौती देने की जरूरत है। और बाल विवाह उस सूची में सबसे ऊपर था। बिल्कुल। हालांकि 1872 में एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था, लेकिन उसका असर बहुत सीमित था, क्योंकि वो हिंदुओं और मुसलमानों जैसे प्रमुख धर्मों पर लागू ही नहीं होता था। तो असली बदलाव की कोशिश कब हुई? वो तब हुई जब पारसी सुधारक बीएम मालाबारी ने इस मुद्दे को उठाया। उनकी सालों की मेहनत के बाद 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। अच्छा, और उसने क्या किया? इसने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंधों को अवैध बना दिया, चाहे वो विवाहित ही क्यों न हो। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और ये यात्रा यहाँ रुकी नहीं है ना? इसके बाद 1930 में आया शारदा एक्ट, जिसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों के लिए 18 तय की। और फिर आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद 1978 में जाकर ये उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 हुई। ये करीब 100 साल का सफर है, जो दिखाता है कि सामाजिक बदलावों को कानूनी रूप देने में कितना समय और लगातार प्रयास लगता है। सही बात है। ठीक है, तो हमने जीवन के अधिकार और विवाह के सुधारों की बात की, लेकिन किसी भी समाज में असली बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली औजार तो शिक्षा ही है। हमेशा। और यहाँ भी बदलाव की कहानी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की, जिन्होंने 1819 में कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी बनाई। लेकिन एक बड़ा मोड़ 1849 में आया, जब जेईडी बेथ्यून ने कलकत्ता में बेथ्यून स्कूल की स्थापना की। और यहाँ फिर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम लेना होगा। हाँ, वो अकेले बंगाल में 35 लड़कियों के स्कूलों के संचालन से जुड़े थे। उनका जुनून मतलब अविश्वसनीय था। इसमें सरकार की भी कुछ भूमिका ही होगी। हाँ, 1854 के चार्ल्स वुड के शिक्षा पर डिस्पैच में पहली बार सरकारी स्तर पर महिला शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया गया। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक सरकार की अपनी प्रेरणाएं भी थीं। मतलब? वो खुद को प्रगतिशील और सभ्य शासकों के रूप में दिखाना चाहते थे, तो ये हमेशा सिर्फ परोपकार नहीं था। फिर भी नतीजा ये हुआ कि शिक्षा के लिए दरवाजे खुले। और इसके परिणाम भी जबरदस्त थे। 1916 में प्रोफेसर डीके कर्वे ने पुणे में भारत की पहली इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और उसी साल दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला। मतलब अब शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के दरवाजे भी खुल रहे थे। बिल्कुल, और शिक्षा सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी थी। 1880 के दशक में डफरिन अस्पतालों के खुलने से महिलाओं को समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। अच्छा। फिर 1914 में विमेन्स मेडिकल सर्विस ने नर्सों और दाइयों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया। यहाँ एक कमाल का चक्र शुरू हुआ। कैसा चक्र? शिक्षित महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुईं और चिकित्सा जैसे पेशे में आने वाली महिलाओं ने दूसरी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाया। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, जब आपके पास एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो पहले से ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा स्वस्थ है, तो क्या होता है? जाहिर है वो सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं रहती। बिल्कुल, वो सार्वजनिक जीवन में कदम रखती है। और यही हमने 20वीं सदी की शुरुआत में देखा। हमारे स्रोत बताते हैं कि स्वदेशी विभाजन विरोधी और होम रूल जैसे आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए एक प्रमुख मुक्ति का अनुभव था। हाँ, उन्होंने लाठियां और गोलियां खाईं, राजनीतिक जुलूसों में हिस्सा लिया और जेल भी गईं। अब वो सिर्फ सुधार का विषय नहीं थी, वो खुद बदलाव की ध्वजवाहक बन रही थीं। यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है ना? बिल्कुल। अब महिलाएं सिर्फ जिनके लिए सुधार हो रहे थे वो नहीं थीं, बल्कि वो खुद सुधारों की दिशा तय कर रही थीं। वो अब लाभार्थी नहीं बल्कि नेता थीं। और सरोजिनी नायडू का 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनना,
और बाद में एक पूरे प्रांत की राज्यपाल बनना इसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो चलिए अब उन संगठनों पर नजर डालते हैं जो इस नई चेतना का प्रतीक बने, क्योंकि यहीं से महिलाओं की सामूहिक शक्ति सामने आई। सही है। पहला बड़ा नाम है 1910 में सरला देवी चौधुरानी द्वारा स्थापित भारत स्त्री महामंडल। हाँ, इसे एक महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना जाता है। और सरला देवी का एक विचार मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या था वो? उनका कहना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाले पुरुष मनु की छाया में रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि भले ही पुरुष सुधारक हमारे सबसे अच्छे सहयोगी हों, लेकिन वो उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसने हमें सदियों से पीछे रखा है। इसलिए वो उस सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए महिलाओं को अपने उत्थान की बागडोर खुद ही संभालनी होगी। 1910 में ये एक अविश्वसनीय रूप से कट्टरपंथी विचार था। वाह, ये तो नेतृत्व की सीधी सीधी मांग थी। हाँ, एक और जबरदस्त हस्ती थी पंडिता रमाबाई सरस्वती। उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की और अंग्रेजी शिक्षा आयोग के सामने भारतीय महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा की वकालत की। और कहते हैं कि उनकी गवाही इतनी प्रभावशाली थी कि उसी के परिणाम स्वरूप लेडी डफरिन कॉलेज में महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा शुरू हुई। और फिर 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया का गठन हुआ। हाँ, NCWI। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा थी और इसमें मेहरबाई टाटा और भारत की पहली महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबजी जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ये तो एक बहुत प्रभावशाली समूह रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमारे स्रोत एक दिलचस्प आलोचना का भी जिक्र करते हैं। क्या? आलोचकों का कहना था कि इन महिलाओं का काम करने का अंदाज उच्च वर्गीय अंग्रेज महिलाओं जैसा था। वो समाज सेवा तो कर रही थी, लेकिन उनका रवैया काफी हद तक परोपकारी था। शायद जमीनी स्तर की आम महिलाओं से उनका जुड़ाव उतना गहरा नहीं था। अच्छा, तो ये हमें दिखाता है कि ये महिला आंदोलन कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें अलग अलग वर्ग, अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग रणनीतियां थीं। और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन में वर्ग और पृष्ठभूमि की भूमिका को समझना कितना जरूरी है। तो शायद इसी कमी का जवाब था 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस यानी AIWC। हाँ, हमारे स्रोत इसे समतावादी दृष्टिकोण वाला पहला महिला संगठन कहते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये संगठन सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं के परोपकार पर केंद्रित नहीं था, बल्कि इसका लक्ष्य जाति, धर्म और वर्ग की परवाह किए बिना सभी भारतीय महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर हासिल करना था। ये एक जमीनी बदलाव था। और AIWC ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि ठोस कानूनी सुधारों के लिए जबरदस्त लॉबिंग की। शारदा एक्ट को पारित करवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। और बाद में उन्होंने हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों के लिए अभियान चलाया। यह दिखाता है कि कैसे संगठित होकर महिलाएं राष्ट्रीय नीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती थीं। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये एक साफ तस्वीर पेश करता है। हाँ, कहानी की शुरुआत जीवन के अधिकार की लड़ाई से हुई, सती और शिशु हत्या के खिलाफ। फिर ये विवाह और शिक्षा जैसे सामाजिक अधिकारों तक पहुंची। और अंत में महिलाओं ने खुद संगठित होकर राजनीतिक और सामाजिक समानता का दावा किया। ये प्रगति एकदम स्पष्ट है ना? बिल्कुल। शुरुआत में पुरुष सुधारक महिलाओं के लिए वकालत कर रहे थे। अंत तक आते आते शिक्षित महिलाएं खुद संगठन बनाकर सुधार का एजेंडा तय कर रही थीं। कानून तो मिल के पत्थर थे। लेकिन असली कहानी इस सामूहिक चेतना के उदय की है, जहां महिलाएं अपनी नियति को अपने हाथों में ले रही थीं। इन स्रोतों ने हमें कानूनी और संगठनात्मक पड़ावों की एक शानदार यात्रा कराई, लेकिन उन्होंने हमें अलग अलग दृष्टिकोणों की ओर भी इशारा किया, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की शैली की आलोचना। हाँ, यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल दे जाता है। सामाजिक सुधार आंदोलनों को वर्ग और पृष्ठभूमि कैसे प्रभावित करते हैं, और ये प्रभाव उन लोगों के लिए नतीजों को कैसे आकार दे सकते हैं जिनकी मदद के लिए आंदोलन बने।